हेलो नमस्कार। आज है 25 मार्च 2025 और आज का करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है और इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं आज का पहला सवाल। कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? और इसका टू द पॉइंट जवाब जो रहेगा वो रहेगा भारत। देखो अभी क्या हुआ कि भारत की जो मेल और फीमेल दोनों ने, याद रखिएगा, मेल और फीमेल जो कबड्डी टीम है, हमने क्या किया है, हमने इंग्लैंड को बीट किया है और इंग्लैंड को हराकर हमने मतलब एक तो महिला वाली जो टीम है उसने भी और प्लस पुरुष जो है उस टीम ने भी क्या किया है, कबड्डी विश्व कप 2025 जीत लिया है। भैया बधाई हो आप सभी को। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। चलिए दूसरा सवाल। हाल ही में कहां रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? आर अश्विन जिसे हम कहते हैं कि जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक बहुत लेजेंड बॉलर हैं, रहे थे, मतलब संन्यास ले लिया इन्होंने, अभी तो आईपीएल जरूर खेलते हैं। रविचंद्रन अश्विन, और चेन्नई में इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा, तो ये प्राइड मोमेंट है उनके लिए, है ना। तो याद रखना, चेन्नई में अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। अगला सवाल जो कि तीसरा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। हाल ही में किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। और इसका सही जवाब जो है हरीश टंडन है। हरीश टंडन को आप देख लीजिए, ये शख्स आप देख रहे हो, इनको हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा का क्या किया गया है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अभी तक इस पोस्ट पर एक कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे अरिंदम सिन्हा, और उनका स्थान लेंगे कौन? हरीश टंडन लेंगे। आपको पता है ना कि जजों की जो नियुक्ति होती है इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम चलता है। कॉलेजियम सिस्टम सिफारिश करता है इस फलाने आदमी को जज बना दिए, और फिर उस आदमी को जज बना दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 214 से लेके आर्टिकल नंबर 237 तक जो कुछ भी लिखा है ना संविधान में हमारे, वो किसके बारे में लिखा हुआ है? वो राज्य की न्यायपालिका। आप जानते हैं इस बात को। राज्य की न्यायपालिका से क्या तात्पर्य होता है भाई साहब? कि राज्य में क्या होता है, सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है किसी राज्य का वो होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे क्या होते हैं भैया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा आप लोग। तो देखो, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होता है, याद रखना, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 214 में लिखा हुआ है। और देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक कोर्ट हो सकता है। राज्यों के लिए एक कोर्ट हो सकता है, और ये लिखा है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 231 में। फॉर एन एग्जाम्पल देख लीजिए ना आप, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो गोवा के लिए भी है, प्लस वो महाराष्ट्र के लिए भी है। इसके अलावा दादर नगर हवेली दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए भी होता है। कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा एक बात है, देखो ये यहां पर क्या लिखा है? राज्यों के लिए हाई कोर्ट, लेकिन एक वर्ड होता है ना, राज्य मतलब एक शब्द आएगा आपके सामने, हाई कोर्ट का जो गठन होता है वो कौन से आर्टिकल में किया जाता है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 216 में क्या होता है? हाई कोर्ट का गठन होता है। और हाई कोर्ट जो होता है ना वो एक अभिलेख न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। और ऐसा भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखी है मैंने जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। पहली बात क्या मैंने वो लिखी कि हाई कोर्ट राज्यों के लिए हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 214 में होता है। आप लोग समझदार हैं, समझदारी से परिचय दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 124 से लेके तो आर्टिकल नंबर 147 तक जो कुछ भी लिखा रहता है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और 214 से लेके तो 237 तक क्या होता है? राज्य की न्यायपालिका के बारे में लिखा गया है, जिसमें हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रामनाथ गोयन का पुरस्कार बहुत प्यारा पुरस्कार है, और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। अभी देखो, अलग अलग पत्रकारिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इतने सारे नाम है, इसमें और भी नाम है, अभी तो छूट गए हैं। बट देखो, इसमें ये समझ लीजिएगा कि हिंदी के लिए हो सकता है ये पूछा जाए आपसे कि हिंदी के लिए किसे दिया गया है। तो मृदुलिका झा जो कि आज तक की हैं, उन्होंने डंकी रूट प्रवास संकट पर एक रिपोर्टिंग की थी, और इसके लिए इन्हें रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया गया है। देखो,
ऐसे तो आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते हो। अलग अलग क्षेत्र के लिए, जैसे खेल पत्रकारिता के लिए साहब अली को दिया गया है, फीचर लेखन, नागरिकता पुरस्कार, फोटो पत्रकारिता, हिंदी ब्रॉडकास्ट, डिजिटल, मतलब बहुत कुछ है भाई साहब। ठीक है, बट फिर भी मृदुलिका झा जो हैं ये प्रमुख बोल सकते हो आपकी प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जो दिया गया है वो इन्हें दिया गया था। बट द क्वेश्चन इज दैट कि ये पुरस्कार जो है रामनाथ गोयन का पुरस्कार ये किस क्षेत्र से संबंधित है, और इसका प्यारा सा जवाब जो है वो पत्रकारिता हो जाएगा। चलिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडिया टीम ने, आपको पता है हमने न्यूजीलैंड को हराकर ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। और बीसीसीआई ने जो विनर टीम है उसे कितने करोड़ रुपए देने का घोषणा की थी। तो देखो, ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर में जीडी में आ चुका है। देखो, इससे पहले जीडी में एक सवाल पूछा गया था कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, उस T20 वर्ल्ड कप में ये बताइए कि T20 वर्ल्ड कप में जो विनर टीम थी इंडिया, तो बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने टीम को पैसे दिए कुछ, तो कितने पैसे दिए ये पूछा गया था, और 125 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बताइए मेरे को, क्या आपके जीडी के पेपर में ये सवाल आया था क्या कि बीसीसीआई ने विनिंग टीम को, जो स्टाफ वगैरह सब थे, उनको 125 करोड़ रुपए दिए थे? ये जवाब बताइएगा कि ऐसा सवाल आया था। अगर ये सवाल, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि सर हमारे एग्जाम में ये सवाल आया था, तो देखो भैया अगले उसके लिए तैयार हो जाइए। अगर ये सवाल आ चुका है तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ये भी आए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है भाई साहब, ठीक है, भारत ने, तो जो विनिंग टीम है उसको कितने रुपए दिए गए हैं भाई साहब? वो रुपए दिए गए हैं 58 करोड़ रुपए। किसको कितने रुपए मिलेंगे ये डिक्लेयर नहीं किया है, बट इसमें सब लोग जाएंगे, टोटल जो टीम है, स्टॉप है, उन सबको मिला के 58 करोड़ रुपए दिए हैं बीसीसीआई ने। ठीक है, चलिए आज का छठा सवाल देख लेते हैं हम लोग। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और उसका सही जवाब है 21 मार्च को एक डे मनाते हैं भैया। नस्लीय भेदभाव क्या होता है? जैसे कि ब्लैक और वाइट, अब ये एक प्रकार का नस्ली भेदभाव हो गया। जैसे कि हमारे भारत में एक सिस्टम चलता है जाति सिस्टम, हम लोग भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव भारत में बहुत ज़्यादा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बट अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है भैया, वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट होते हैं, मतलब एक ही देश में जो अलग अलग रेस या हम यूँ बोलें कि जो नस्ल के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो हमें ये सब अबोलिशन करना है यार, इन सब का एलिमिनेशन करना है, मतलब जाति भेदभाव तो हमारे संविधान भी बोलता है। देखो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब हमारे संविधान में ऐसा बोलता है भाई साहब, अनटचेबिलिटी हमें खत्म करना है, ये बात याद रखेगा, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि संविधान के आर्टिकल नंबर 17 किसके लिए बोलता है? जातीय भेदभाव खत्म करने के बारे में बताता है भारत का संविधान का। और नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए हम लोग 21 मार्च को कौन सा डे मनाते हैं? नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आज का 7वां सवाल बहुत प्यारा है। हाल ही में किस साउथ फिल्म स्टार को ब्रिटेन सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? और चिरंजीवी का फोटो आप देख रहे हो, ये जो शख्स आप देख रहे हैं चिरंजीवी हैं, और इनको ब्रिटेन की सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है भैया। आज का 8वां सवाल बहुत प्यारा सवाल है। विश्व टीबी दिवस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज होती है, एक बीमारी होती है टीबी, है ना, और उसे टीबी जो होती है उसके लिए एक दिवस मनाते हैं हम लोग 24 मार्च को। देखो थोड़ी सी बात पढ़ लीजिए कि 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि भाई साहब 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक क्या किया था भाई साहब, बैक्टीरिया की खोज की थी। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है, और यही वो बैक्टीरिया है जिसके कारण इंसान के अंदर टीबी होती है। और याद रखिएगा भैया, टीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब इस चीज को समझना, टीबी को दूर किया जा सकता है अगर समय से पहले इसका पता लगाया जाए तो। चलिए, और लोगों के बीच में यही जागरूकता पैदा करने के लिए कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार खांसी चल रही है, कफ आ रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको टीबी हो, तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाइए और अपनी जांच करवाइए। यही अवेयरनेस पैदा करने के लिए यह डे मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। चलिए,
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत प्यारा सवाल है। और विनोद कुमार शुक्ल जो है, कहीं कहीं पर शुक्ला भी लिखा रहेगा भाई साहब, है ना, शुक्ला मतलब बगदा वाला शुक्ला नहीं, सरनेम वाला शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है, इनको इस बार का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, मतलब पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो 1965 में दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और इस बार का 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, है ना, कहीं कहीं ये शुक्ला पढ़ लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये शुक्ल को ये पुरस्कार दिया गया है। पहले कभी पूछ ले कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, याद रखना जी शंकराक्रूप को दिया गया था। बहुत प्यारा सवाल है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकराक्रूप को दिया गया था। 2024 का विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये, है ना, ये पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और 2023 में इसमें 17 लाख रुपए बांटे गए थे। ये भी है, कुछ कुछ अलग अलग सेक्टर के लिए बांट सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितनी रकम बांटना है भैया, ज्ञानपीठ वालों के ऊपर, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि स्थापना 1961 में हुई थी, पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था, अभी लेटेस्ट वाला 2024 में दिया गया है। और किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। हाल ही में दिवंगत जॉर्ज फॉरमैन, जिनको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस शख्स को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, बोले हाँ सर देखा है ना, हमें बहुत शौक है मुक्केबाजी का। वेरी गुड। तो इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है भैया, जॉर्ज फॉरमैन का निधन हो गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से था। और ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।